साथ देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब भी जुड़ चुके हैं। त्यागी सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। चीन की इस हरकत को किस तरीके से आप देखते हैं? अब साउथ चाइना सी में चीन तो पहले से दादागिरी दिखाता रहा है, अब आर्मी ड्रिल करने का फैसला ले रहा है चीन। जी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे अभी आपके रिपोर्टर कि चीन की दरअसल में एम ये रहा है कि हर एक कंट्री के अपने कोस्टल लाइन से 120 नॉटिकल माइल तक एक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है जिसे ईईजेड बोलते हैं। चीन ने फिलीपींस के, वियतनाम के, जापान के, इंडोनेशिया के, इन सब के ईईजेड में दखलंदाजी की, उनके जहाजों को रोका या उन्हें नुकसान पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि साउथ चाइना सी के चारों तरफ जो ये देश है, ये देश अब पूरी तरह से चीन के खिलाफ है। उधर अमेरिका ने अपने 3 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लोडेड विद ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल्स वहां भेज दिए। जापान के साथ भी चीन ने एक आइलैंड के नाम को बदलने पे उनके साथ गलत व्यवहार किया, लिहाजा जापान भी एक कॉमन एक्सरसाइज में, युद्ध एक्सरसाइज में उनके साथ शामिल हुआ। और ऑस्ट्रेलिया के साथ आप जानते ही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी वहां पे आएगी। कुल मिला के बात ये है कि एक चांसेस है थर्ड वार के स्टार्ट होने के। खास कारण ये कि ईरान में इजराइल ने उनके यूरेनियम के भंडार के ऊपर हमला कर दिया और उसको तबाह कर दिया, यानी कि एक चिंगारी ऑलरेडी सुलग चुकी है। अब ऐसे में मामूली सी गलती, एज यू आर राइटली सेइंग, वी आर इन eyeball to eyeball calibration, ए माइनर मिस्टेक कैन लीड टू ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन एक बात और भी है कि इसमें इंडिया के साथ में ज्यादातर देश है, चाइना के साथ अगर कुछ 1-2 देश है भी तो वो है जो साउथ चाइना सी में उसकी मदद नहीं कर सकते। पाकिस्तान कोई मदद नहीं कर सकता साउथ चाइना सी में। तो इसलिए टुडे इन पोजीशन, बट देयर आर चांसेस दैट दिस में फ्लेयर अप, इट मे फ्लेयर अप। अच्छा, मैं सर एक चीज और समझना चाहूंगा कि क्या ये चीन की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से एलएसी पर टेंशन बढ़ी है, चीन के साथ तनाव बढ़ा है, उसके बाद से लगातार चीन घिरता नजर आया है। उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा कोई उसको सपोर्ट चीन को नहीं कर रहा है। परसों हमारे प्रधानमंत्री ने रशिया के राष्ट्रपति से बातचीत की, रशिया से हमको एम्यूनिशन बहुत सारा मिल रहा है। कल प्रधानमंत्री खुद एलएसी पर पहुंच गए, चीन को एक कड़ा मैसेज दिया, और उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चीन पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये चीन की एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि लगातार घिर रहा है, कोई भी देश उसके साथ नहीं आ रहा है, जबकि जापान ने तो उसका विरोध तक कर दिया था। जापान के जो राजदूत हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है एलएसी पर, ये पूरी तरीके से गलत है। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन है चीन की? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब आदमी को जब किसी आदमी का भी हाल वही है जो देश का है। जब देश को फ्रस्ट्रेशन होती है तो गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो इलॉजिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, और ये लिए जा रहे हैं। दिस हैज स्टार्टेड बेसिकली एज फार एज चाइना इज कंसर्न बाय द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इन लेह। उनका जो लेह में कल का विजिट था, उस विजिट से जितना एक साफ मैसेज उन्होंने चीन को दिया है, और जितना एक साफ मैसेज पूरी दुनिया को भी दिया है, और उस मैसेज में एक खास बात ये थी, उन्होंने कहा कि हम निर्माण करेंगे, हम हथियार लाएंगे, हम अपने आप को शक्त बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे। इसलिए नहीं कि हमें दूसरों की जमीन पर आक्रमण या दूसरों की जमीन पर कब्जा करना है, इसलिए कि मानव जाति के कल्याण के लिए शक्तिशाली होना जरूरी है। उन्होंने बिल्कुल करेक्ट संदेश दे दिया कि हम हालांकि मानव जाति की शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे हाथ मिलाएगा तो बिल्कुल, सब मानव जाति के लिए सब शांति चाहते हैं, दुनिया में शांति बनी रहे, लेकिन चीन शायद ये शांति नहीं चाहता है। चीन को ये शांति अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए इस तरह की हरकतें बार बार कर रहा है। हमारे साथ देश के एक और बड़े रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, चीन की इस हरकत को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये एक और वर्ल्ड वॉर की आहट है, क्योंकि चीन अब साउथ चाइना सी में फिर से आर्मी ड्रिल करने की बात कर रहा है? देखिए, चीन साउथ चाइना सी में ड्रिल करता है और करता रहेगा। उसने एग्रेशन दिखाई है और दिखाता रहेगा। उसने सबके नाक के नीचे उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया, किसी ने कुछ भी नहीं उसका किया। और अभी भी जब जितनी बातें हो रही हैं, जब तक चीन को आप सबक नहीं सिखाएंगे, एक झटका नहीं देंगे, चीन अपना करता रहेगा। और चीन की पॉलिसी है, और चीन कन्विंस्ड है कि बाकी कंट्री डर के पीछे हो जाएंगे। तो जब उसके कन्विक्शन को जब तक आप झटका नहीं दे,
चीन ये कार्यक्रम करता रहेगा। और जैसे कि अब चीन अमेरिका आया है, इस समय चीन को फिक्र होने लगी है, फ्रांस आ रहा है इस एरिया में, अब चीन को फिक्र होने लगी है, पर अभी चीन बैकआउट नहीं कर सकता, इट हैज टू वॉक द टॉक। तो इसीलिए चीन के अच्छा लिए सर मैं एक चीज आपसे, आप कह रहे हैं ना कि चीन को जब तक झटका नहीं मिलेगा, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरह के एक्शन की जरूरत है फिर? देखिए, एक्शन की बात है, या तो जो अब हमारे टेरिटरी में ले में एक झटका उसको लगना चाहिए, और दूसरा नेवी सी के ऊपर उसको और झटका लग सकता है जब उसकी पूरी शिपिंग ब्लॉकेड हो जाए फ्रॉम साउथ चाइना सी इनटू पर्शियन गल्फ, उसको बिल्कुल आराम से सारी लिटोरल कंट्रीज ब्लॉक कर सकती हैं। ये एक चाल है। और दूसरा है कि वॉरशिप सबके पास में है, एक नेवल बैटल हो जाएगी, चीन अपने आप वापस चला जाएगा। चीन इज वेटिंग कि कौन, इस तरह पेइंग चिकन कि कौन चिकन पहले हो जाता है। चीन ये डिपेंड कर रहा है कि बाकी कंट्रीज पहले चिकन हो जाएंगी और बैकआउट हो जाएंगी। ठीक है, आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आशीष को चेहरा चला। आशीष, रोहित, ये एक इस जंक्शन पे जब हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा विश्व एक साथ चीन के खिलाफ खड़ा है, ऐसे में ये समझना जरूरी है कि चीन 2 कदम पीछे ले क्यों नहीं रहा। वो भी वो 2 कदम जो उसने 2 कदम खुद, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या फिर बाकी देश हो, ताइवान जैसे, उनके सामने खुद उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बढ़ाया। ये ध्यान देने वाली बात होगी कि पिछले जब वो सीसीपी की जो नेशनल कांग्रेस हुई थी 1.5 महीना पहले, उस समय में शी जिनपिंग को इस बात का एहसास हो गया था कि वो चारों तरफ से घिर रहे हैं, न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बाद, बल्कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो चली है लगभग 9 से 10 महीने, उसके बाद में वो इंटरनली सीसीपी में उनके लीडरशिप पर क्वेश्चन उठने शुरू हो गए थे। ऐसे में ये जताना, ये बताना, ये माहौल तैयार करना कि विश्व किस तरह से चीन को कॉर्नर कर रहा है, उनके खिलाफ खड़ा है, ताकि वो एक नेशनल रैली कर सकें, नेशनल लेवल पर अपने पॉलिटिकल का हो या फिर बाकी वर्टिकल्स हो, उनको एक साथ में ले सकें, ये युद्ध वाला माहौल उन्होंने जानबूझकर क्रिएट किया है। देखिए, वो 8 किलोमीटर का जो फिंगर 8 से फिंगर 4 या 5 है, वो बहुत ज्यादा बीजिंग को कोई बहुत ज्यादा जीत नहीं हासिल होगी। गैल्वन में 1-2 पहाड़ी आगे पीछे करके वो चीन को कोई कुछ बड़ा हासिल होने नहीं वाला, लेकिन वो जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ताकि वो इंटरनली, चाहे वो उनके सीसीपी के लीडर्स हो, बाकी लीडर्स हो या फिर जो उनके बाकी वर्टिकल्स हो, किसी देश के जो होते हैं, उनको ये कन्वे कर सके कि चीन घिर रहा है, पूरा विश्व एक साथ में आया, तो आप लोग हम लोग एक साथ में मिल चले। और ये सब हमने कई बार पहले भी हिस्ट्री में देखा है कि जब कोई नेता अपना डोमेस्टिक वर्चस्व खोता है तो एक वॉर वाला माहौल तैयार करता है। और शी जिनपिंग जैसे ऑटोक्रेट और डिक्टेटरशिप वाली कंट्री ये जरूर इसी तरह की माहौल बना रही है। लेकिन इसमें बहुत बारीक वाली बात यह है कि एक 19-20 कोई मिलिट्री रॉन्ग डिसीजन किसी कमांडर लेवल पर या किसी शिप के कैप्टन लेवल पर अगर कुछ हो गया तो ये चिंगारी का काम करेगी। और चीन को, जैसे कि विंग कमांडर बख्शी बता रहे थे, वो पूरी तरह से ऑलरेडी इकोनॉमी में कॉर्नर हो चुका है। ध्यान दीजिएगा कि चीन की मिलिट्री पावर इतनी है नहीं जितनी अमेरिका की है, इतनी नहीं है जितनी बाकी जो देश हैं एक साथ में। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, भले प्लेटफॉर्म्स अगर आप छोड़ दीजिए, जो इंडियन नेवी हैज एन एज, उनको बेहतर एज है चीनी नेवी के मुकाबले, अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स पर आप नहीं जाएंगे, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, एसेट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो। ऐसे में भी अगर चीन जानबूझकर ये कर रहा है, इसका मतलब है कि अगले कुछ और महीने तक के लिए वो इस तरह के टेंस माहौल को बनाए रखना चाहेगा और कदम पीछे नहीं लेना चाहेगा, चाहे वो पैंगोंग हो, गैल्वन हो या फिर साउथ चाइना सी। बिल्कुल। अच्छा, टीपी त्यागी साहब, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि चीन जो है हमेशा साउथ चाइना सी में जो सी है वहां पर इतनी दादागिरी क्यों दिखाता है, अपना अधिकार वहां पर क्यों जमाता है? क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, इंपॉर्टेंट रूट है? यस, 70% ट्रेड जो है वो चाइना का इसी से होता है, साउथ चाइना सी से, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर कंट्रीज एज वेल, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही क्रिएटेड, जो आर्टिफिशियल आइलैंड की बात आप कर रहे हैं, इसीलिए उसने वहां पे क्रिएट किए, इसीलिए अपने नेवल शिप उसने वहां पे भेजे हैं। लेकिन अगर साउथ चाइना सी में कंफ्रंटेशन होता है, देन इट इज लाइकली टू लीड टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन अगर लद्दाख के अंदर वहां पे सिचुएशन है, मैं जो अभी कह रहे थे दूसरे पैनलिस्ट, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम कोई लिमिटेड एक्शन लद्दाख बॉर्डर पे लेते हैं, सर ऐसा ही क्यों हुआ कि पिछले इतने सालों में जब भी कभी घुसपैठ हुई चीन की तरफ से हुई, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर परसेप्शन में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस हिंदुस्तान ने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? एक दफा भी हिंदुस्तान की तरफ से घुसपैठ क्यों नहीं हुई? अगर एक
एक दफा हुई होती या 2 दफा हुई होती तो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर हमारी बात ज्यादा तरकीब से मानी जाती। हम ये तो जानते हैं चाणक्य नीति के हिसाब से कि पहला हथियार हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमने मल युद्ध में दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हमें कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि रिएक्ट करने की बजाय एक्ट करें, और एक्ट हम लद्दाख बॉर्डर पे करें। तैयार हम साउथ चाइना सी में भी हैं, क्योंकि हमारी बड़ी। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। शुभ्रा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, शुभ्रा के पास में चलूंगा, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि अपनी इन्हीं हरकतों के चलते चीन ने कितने दुश्मन बना दिए हैं, जरा उसको देख लीजिए। आप ये जो नीचे ग्राफिक्स चल रहा है इसको देखकर समझिए। अमेरिका जो कि साफ तौर पर अपने जो जंगी जहाज हैं उनको तैनात कर चुका है, यहां पर युद्धाभ्यास अमेरिका कर रहा है। इसके अलावा जापान पूरी तरीके से भारत के साथ है। जापान ने इस बात को कल पुष्टि भी कर दी है कि वो पूरी तरह से भारत के साथ है एलएसी विवाद को लेकर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, तो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो चीन इस वक्त चक्रव्यूह में घिरा हुआ है, जापान से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, और भी कई देश हैं। जैसे पिछले दिनों फ्रांस ने भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वो एलएसी विवाद के लिए अपनी सेना जो है वो भारत को भेज सकता है। इसके अलावा कई और देश हैं जो पूरी तरह से भारत के साथ है, रशिया पूरी तरह से भारत के साथ है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है चीन की, वो इस वक्त चीन पूरी तरह से घिरा हुआ है, और शायद यही फ्रस्ट्रेशन, एक यही वजह है चीन की कि वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं सीधा शुभ्रा के पास चलूंगा। शुभ्रा, यही एक बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि अब जो दुनिया के बड़े देश हैं, जो दुनिया के संपन्न देश हैं, वो पूरी तरह से भारत के साथ आ चुके हैं चीन के खिलाफ। बिल्कुल रोहित, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन एक बवाली देश है और चीन इस पूरे इलाके में अपना डंडा चलाना चाहता है। और ये एक इत्तेफाक नहीं है कि कल जो जिक्र लेह की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उन्होंने विस्तारवादी जो नीति है उसकी तरफ इशारा किया और ये कहा कि विस्तारवादी नीति ठीक नहीं है पूरी दुनिया के लिए। ये पूरी दुनिया देख रही है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि उसके एक दिन बाद ही हम इस तरह की खबर देख रहे हैं, क्योंकि चीन का ये रवैया इस पूरे इलाके में लगातार रहा है। और आज जब चीन ने इस तरह की हरकत की है तो हम देख रहे हैं कि न सिर्फ भारत के साथ तमाम मुल्क खड़े हैं, दुनिया के ऐसे शक्तिशाली देश भारत के साथ खड़े हैं जिनकी वजह से चीन अब जाहिर है कि वो पीछे हटने के लिए मजबूर होगा। बल्कि अब जो ये हरकत है उसके बाद देखिए वियतनाम और फिलीपींस दोनों ने विरोध किया है और ये भी कहा है कि इससे चीन के रिश्ते, बीजिंग के रिश्ते खराब हो सकते हैं उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ। तो आप समझिए कि चीन के साथ ये जो मुश्किलें हैं और जो लामबंदी है पूरे विश्व में मुल्कों की, वो अगर बढ़ती जाती है तो वो भारत के हक में हो रहा है। और चीन अपना चेहरा पहले भी बेनकाब कर चुका है, कोरोना के मामले में भी बेनकाब कर चुका है और फिर से एक बार बेनकाब कर रहा है। ऐसे कई मुल्क हैं जो कि अब परेशान हो चुके हैं चीन की इस हरकत से। और ये जो नया विवाद खड़ा हो रहा है ये जाहिर है कि पहले से चला रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि देखिए, कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। कल जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह की जमीन से कहा कि विस्तारवादी नीति अब ठीक नहीं है, चीनी दूतावास से तुरंत ये रिएक्शन आता है कि नहीं ऐसी बात। ठीक है शुभ्रा, मैं आपके पास आऊंगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त कुछ इसमें एड ऑन करना चाह रहे हैं। बख्शी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अभी मोमेंट ऑस्ट्रेलिया और जापान अब थोड़ा और फर्मली डिसाइड कर लेंगे तो इनकी कन्फ्रंटेशन हो सकती है, नेवल कन्फ्रंटेशन, जब इनको ब्लॉकेड लगेगा, ब्लॉकेड और पूरा जब इनकी, और उसी समय हमको कारकोरम हाईवे को ब्रीच कर लेना चाहिए, जो कि वही है। तब चाइना को पता चलेगा कि अब क्या है। हमें वैसे ही अपने एरिया के अंदर एक थोड़ा सा चीन को झटका देना था लद्दाख में, हमने थोड़ी देर कर दी है, पर अब हमें पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ बनानी है तो एरिया को ऑक्युपाई करें या चीन को गहरा धक्का लगाएं। डबल धक्का तब होगा जब नेवल एंड ग्राउंड कन्फ्रंटेशन इकट्ठा होगा, सो मेनी कंट्रीज टुगेदर। चीन इस समय अपनी फ्रस्ट्रेशन हटा रहा है और अपनी पब्लिक को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी स्ट्रांग हूं। चीन का जो जीपिंग का इस समय जो स्टॉक है वो बहुत लो हो गया है चाइना में, और इसको ऊपर करने के लिए चीन ने ये प्रदर्शन किया है। ठीक है, टीपी त्यागी सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल त्यागी सर, एक लीगेसी चली आ रही थी पिछले लंबे समय से, और वो लीगेसी ये थी कि चाइना जिन कंट्रीज के साथ भी अपनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता था वहां ये कहता था कि भाई हम ट्रेड और बॉर्डर डिस्प्यूट को लिंक नहीं करेंगे, इनको डी लिंक रखेंगे। अब वो डी लिंकिंग वाली पॉलिसी अब चेंज होनी शुरू हुई है। सबसे पहले जब आत्मनिर्भर का नारा दिया गया, उसके बाद जब 59 एक्ट उनके हटाए गए, और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर लेह में गए
तो जब ये अब हम लिंक्ड है, अब अगर हमारी ट्रेड को नुकसान, अगर हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई चीन करेगा तो उसके ट्रेड के ऊपर भी हम घात करेंगे। और ये कार्य में एक जो अचीवमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे ऐप हटाने से बगैर हमारे कहे अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने ये कह दिया कि इस टिकटॉक को हटाना ही होगा। ऐसे ही फ्रांस ने बगैर कहे हमारा समर्थन कर दिया। यानी कि अगर बड़े देश के बड़े कंट्रीज हमारी इस बात पे हमारे साथ आ रहे हैं तो ये हमारी एक कूटनीति को दर्शाता है। और इस कूटनीति के साथ हमारा डिप्लॉयमेंट, यानी कि ये नहीं कि हम केवल कूटनीति में काम कर रहे हैं, आज हमारा डिप्लॉयमेंट मिरर डिप्लॉयमेंट है। यानी कि जब बराबर की शक्ति के साथ आपको युद्ध करना हो तो चाणक्य नीति में कहा गया है कि योर डिप्लॉयमेंट शुड बी मिरर। मिरर मीन्स कि आदमी के साथ आदमी। और आज फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में सिचुएशन ये है कि फिंगर 8 पे उनके जितने सैनिक हैं, फिंगर 4 पे हमारे उससे कई गुना ज्यादा सैनिक हैं। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ फेयर। यानी कि आशीष जो कर्नल त्यागी कह रहे हैं कि हर एंड पर चीन इस वक्त घिर गया है, फिर चाहे वो डिफेंस का एंड हो, फिर चाहे वो मित्र देशों का एंड हो। अब सब देश एक तरह से भारत के साथ आ रहे हैं, सब चीन के अगेंस्ट पूरी तरह से आ गए हैं। फिर या वो कूटनीतिक एंड हो, हर एंड पर चीन घिरा हुआ है, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहा है। एक चीज और इसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि क्या चीन डेलिबरेटली ये चाह रहा है कि हाँ अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो उसकी तरफ धकेल रहा है, चीन डेलिबरेटली कर रहा है? देखिए, दो छोटी कहावतें इस समय चीन पर लागू होती हैं। पहला है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस तरह से हमने देखा कोविड के बाद में क्या सिचुएशन हुई, उसने संभालने के बजाय चीन ने और हालात बिगाड़ने की कोशिश की। अब ये वही हो रहा है। दूसरा, मरता क्या न करता। जिस तरह से हमने देखा है कि चीन को पता था कि अब ये पूरा विश्व उसे वैसे भी घेरने वाला है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ डोमेन हो, स्ट्रैटेजिक हो। इसीलिए अब वो अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों के साथ में पंगे ले रहा है। यहां तक कि एक जो देश, जिसे बड़ा देश मैं कहूंगा कि जिससे उसे उम्मीद थी, अब वो भी खो चुका है। जिस तरह से चीन ने पिछले कुछ दिनों में हमने देखा व्लादिवोस्टॉक का रेफरेंस देकर वहां पर भी इंक्रोचमेंट वाली और वहां पर भी अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की, जिसके बाद में रशिया और चीन के हालात काफी बिगड़ गए। और यही एक वजह रही है कि पिछले हफ्ते भर में हमने देखा है कि रशिया थोड़ा थोड़ा इशारों में ही इनडायरेक्टली चीन पर भी वॉर कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हो या फिर भारत को वेपन्स सप्लाई करने वाली बात हो। और बड़े तौर पर अगर आप देखें तो चीन और बाकी जो बड़े देश आमने सामने आ गए हैं। रशिया का केवल चुप रहना ही इतना काफी है कि चीन को पूरा विश्व घेर सकता है और उसका एक बहुत बड़ा पड़ोसी उसके बिल्कुल। और चीन इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ ले, ये चीन के लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की हेडलाइंस के साथ